हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं NIOS 506 यूनिट नंबर 12 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे बालिका सशक्तिकरण। विमेन एम्पावरमेंट को आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, सशक्तिकरण शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली बनाना। सशक्तिकरण की जड़ में ताकत है और ताकत चार अलग अलग तरीकों से संचालित होती है। कौन कौन से तरीकों से? एक होता है हमारा शक्ति प्रदर्शन, दूसरा है शक्ति प्रदान, तीसरा है अंतर्निहित शक्ति और चौथा है शक्ति युक्त। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे शक्ति प्रदर्शन को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ओवर। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्तियों या समूह के मध्य संबंधों में अधीनता या प्रभुता का समावेश होता है शक्ति प्रदर्शन के अंदर। दूसरा आता है हमारे सामने शक्ति प्रदान, यानी कि पावर टू। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ताकत निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगर आपके पास ताकत है तभी आप निर्णय ले सकते हो। समस्या समाधान के लिए देता है और सृजनशील और सक्षम हो सकता है। ये दोनों हमने अच्छे से पढ़ लिए। तीसरा आता है अंतर्निहित शक्ति, यानी कि पावर विद इन। यह आत्मविश्वास, स्वज्ञान और स्वाभिमान से संबंधित है। चौथा आता है हमारे सामने शक्ति युक्त, यानी कि पावर विद। यह व्यक्तियों को समान उद्देश्य के साथ सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्थित करता है। ओके, दूसरे शब्दों में सशक्तिकरण में सभी प्रकार के शोषण की चुनौती समावेश करता है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का विकास सामाजिक ताकत और संसाधनों पर नियंत्रण को महिलाओं के पक्ष में पुनः वितरित करने की प्रक्रिया के रूप में किया गया है। यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के अंदर होता क्या है? लेडीज को एक शक्ति होती है, ठीक है, कि हाँ भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो है लेडीज़ कर सकती हैं। लेडीज़ भी अपने आप ही सब चीज़ें कर सकती हैं, उन्हें आदमियों की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार सशक्तिकरण की अवधारणा बहुआयामी है। ठीक है, हम सशक्तिकरण को दो स्तरों पर देख सकते हैं। एक है हमारा व्यक्तिगत सशक्तिकरण, दूसरा है हमारा सामूहिक सशक्तिकरण। व्यक्तिगत जो सशक्तिकरण है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एम्पावरमेंट और इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव एम्पावरमेंट। व्यक्तिगत सशक्तिकरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। सामूहिक सशक्तिकरण में क्या शामिल है? सामूहिक सहमति और क्रियान्वयन शामिल है। सशक्तिकरण महिलाओं की आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। जैसे पहले उनको आदमियों से पैसे मांगने पड़ते थे कि हमें पैसे दे दो, ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है, लेकिन नहीं, आजकल हर लेडीज कमाती है, उन्हें किसी के ऊपर हमें जो है मतलब किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा अच्छा है लेडीज़ के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं सशक्त महिला की सूचक क्या हैं। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, आत्मनिर्भर होती है, उच्च आत्मसम्मान होता है उसके अंदर, विकास की हर प्रक्रिया के अंदर वो भागीदारी लेती है, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होती है, विभिन्न व्यवसाय के अंदर भी जो है वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी, स्व अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है। तो हमें NIOS के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि एक सशक्त महिला की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या फिर वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। ये थे हमारे सशक्त महिला के सूचक। ठीक है, जो हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्या पता पेपर के अंदर क्या पूछ ले। उच्च आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, विभिन्न व्यवसायों के अंदर जो है वो सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी, ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है हमारे सामने पारंपरिक व गैर पारंपरिक शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण। हम सशक्तिकरण को जो है किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, इसी को अब हमें डिस्कस करना है। 6 से 14 साल आयु के वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान लेने के बावजूद भी लड़कों की तुलना में बड़ी संख्या में लड़कियां विद्यालय से अब भी बाहर हैं। इसके दो वर्ग हैं, वे जो कभी विद्यालय ही नहीं गए और वे जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है। 60 के उत्तरार्ध और 70 के पूर्वार्ध में गैर पारंपरिक शिक्षा, जो फॉर्मल एजुकेशन NPC की अवधारणा उभर कर सामने आई है। ठीक है, सरकार ने शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों में विद्यालय से बाहर के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए NPE केंद्रों की शुरुआत की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सरकार ने कौन से केंद्रों की शुरुआत करी है? NPE केंद्रों की शुरुआत करी है। वो क्या काम करेगी? पिछड़े राज्यों में विद्यालय से बाहर के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
इन केंद्रों को पारंपरिक शिक्षा के विकल्प के रूप में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यानी कि यूईई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, एनपीई तंत्र जो है वो लचीला, शिक्षार्थी केंद्रित और भागीदारी पूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया सैद्धांतिक होने के बजाय अधिक व्यवहारिक है। ठीक है, जो इसके अंदर जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो सिद्धांतों के बजाय किस पर वो कर रही है, ज्यादा व्यवहारिक है। ठीक है, यह तंत्र अधिक मितव्ययी है क्योंकि यह विद्यमान सुविधाओं का ही उपयोग करती है। ठीक है, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा है। यह उन लड़कियों के लिए अधिक उपयुक्त है जो विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, क्योंकि यह प्रवेश के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं करता और ना ही इसकी कोई निश्चित समय है। कक्षाएं जो हैं इसकी सुबह, दोपहर, शाम को बच्चों की सुविधा के अनुसार लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा टाइम शेड्यूल नहीं है। एनपीई कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि एनजीओ के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स संविधान के आदेशों की, कि संविधान के अंदर जो है हमारे जो है किस किस तरीके से आदेश दिए गए हैं इसके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 45 की। शिक्षा की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः राज्य के ऊपर आरोपित करता है। राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 10 वर्ष के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे संविधान के अंदर कौन कौन से अनुच्छेदों में जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद नंबर 45, ये अच्छे से याद हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 15, लोक संसाधन तक पहुंच बनाने के संदर्भ में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद नंबर 15। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 15(3) की महिलाओं और बच्चों के हितार्थ के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को अधिकार देता है। इसके परिणाम स्वरूप लड़कियों की शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने की प्रक्रिया और शर्तों में छूट और विशेष आवंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, भारत ने 1980 में अंतरराष्ट्रीय समझौता यानी कि CEDAW, जिसको हम बोलते हैं कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन पर हस्ताक्षर किया। किस पे हस्ताक्षर किया? CEDAW पर हस्ताक्षर किया। ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था। कब हस्ताक्षर किया? 1980 में किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्रियान्वित करने के लिए संकल्पबद्ध है। यह राज्य को जेंडर भेदभाव को समाप्त करने के लिए उचित वैधानिक और अन्य कदम उठाने के लिए बाध्य है। शिक्षा के संदर्भ में यह लड़कियों के समान अवसर और समान पहुंच को सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं, भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 पास किया है, जो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार इस अधिनियम के साथ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है और यह माता पिता और राज्य की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, यानी कि किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की और राज्य की जिम्मेदारी है कि आप उनको स्कूल में एडमिशन तो कराएं, उसके बाद तो टीचर्स अपने आप संभाल लेंगे उनको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकार के मुद्दे और नीतियों के बारे में कि कौन कौन से मुद्दे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सरकार ने 2 महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जिसका सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है फ्रेंड्स। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, NEP की। NPE का गठन 1986 में किया गया, 1986 में किया गया तथा 1992 में क्रियान्वयन योजना के साथ रिवाइज किया गया। इसने शैक्षणिक पहुंच और उपलब्धि में परंपरागत जेंडर असंतुलन का हल निकालने की आवश्यकता को पहचाना कि जो ये जेंडर असंतुलन है इसका हल निकालना पड़ेगा। इसने महिलाओं की दशा सुधारने के लिए शिक्षा का उपयोग करने का सुझाव दिया। शिक्षा व्यक्ति के तार्किक विचार कौशल और स्वाभिमान को बढ़ाता है और फलस्वरूप उनके जीवन में बदलाव लाने हेतु उन्हें सशक्त बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर हमारे पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो कैसे महिलाएं सशक्त बनेंगी। अब हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के बारे में। सन 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। इसमें महिलाओं की शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित किया गया, जैसे समान पहुंच, भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ये सब चीजें इसके अंदर करी गई।
गई। जेंडर संवेदनशील पाठ्यचर्या, शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करना आदि। अब देखिए, इस नीति के अंतर्गत कई कार्यक्रमों को प्रारंभ भी किया गया था, जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, श्रमिक विद्यापीठ, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन को बढ़ावा देना, महिला समख्या कार्यक्रम, सतत शिक्षा और मीडिया के द्वारा अधिगम। ये सब चीजें किसके अंदर करी गई थी? महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के अंदर। अब बात करते हैं ग्रामीण बालिकाओं के लिए कार्यक्रम कौन कौन से शुरू किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को अच्छे से आपको याद करना है। बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम उन लड़कियों के लिए है जिन तक पहुंच अत्यंत कठिन है, विशेषकर वे जो विद्यालय से बाहर हैं। सन 2003 में सर्व शिक्षा अभियान SSA के भाग के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत विशेषकर शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में, जहां ग्रामीण बालिकाओं की साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत से कम है तथा जेंडर अंतरराष्ट्रीय औसत से ऊपर है, में किया गया। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। 24 राज्यों में 3272 ब्लॉकों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल। क्या है हमारा? 24 राज्यों के 3272 ब्लॉकों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। कितने ब्लॉकों में चलाया गया? 3272 ब्लॉकों में चलाया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? विद्यालय में लड़कियों को रोकने और अधिगम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। ठीक है, क्या है हमारा? इसका दो ही याद रखने हैं। ये 24 राज्यों में चलाया गया। कितने ब्लॉकों में चलाया गया? 3272 में चलाया गया। और इसका लक्ष्य क्या था? विद्यालय में लड़कियों को रोकना और अधिगम की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। यह लड़कियों की शिक्षा में व्यय किए जा रही राशि के अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह कार्यक्रम प्रत्येक क्लस्टर में निम्नलिखित मापदंडों के साथ आदर्श विद्यालय के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। लड़कियों के प्रवेश पर सख्त निगरानी, कि भाई लड़कियां एडमिशन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, आपको उस पर सख्त निगरानी बनाए रखनी है। समुदाय एकत्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने अध्यापकों को जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाना। ठीक है, ये नहीं कि बस भाई मतलब लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे। जेंडर संवेदनशील अधिगम सामग्रियों का विकास करना, लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग को उपलब्ध कराना, जो ECCE सेंटर होते हैं, मतलब चाइल्ड केयर सेंटर्स, बाल रक्षा केंद्र, इस तरीके से। और अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान कर सकते हैं आप, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, धीमी गति से सीखने वालों के लिए सुधारात्मक शिक्षा का यूज कर सकते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, यानी कि KGBV। अब ये क्या है फ्रेंड्स? यह भारत सरकार का एक अन्य कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करता है। ये कब आया था? सन 2004 में SSA के अंतर्गत इस कार्यक्रम को शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में, जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है और जेंडर अंतर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, में शुरू किया गया था। KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है जिसकी क्षमता में है 100 बालिकाएं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बनाया गया है, यानी कि SC, ST और OBCs के लिए ये बनाया गया है। इस विद्यालय की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले विशेषता है इसकी कम जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लड़कियों के लिए शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में प्रवेश ना लेने वाली और बड़ी लड़कियों के लिए अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए शुरू किया गया था ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ताकि गर्ल्स जो हैं आए कम से कम पढ़ें। और इसकी क्षमता कितनी थी? 100 बालिकाएं। विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वालों को सामान्य विद्यालय के धारा में ब्रिज कोर्स के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करना, घरेलू कार्यों और छोटे भाई बहनों की देखभाल से मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना, अधिगम के लिए मुक्त वातावरण की रचना हेतु आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, और नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी और रिपीटर के लिए अतिरिक्त कोचिंग की व्यवस्था करना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ लें। अब मान लीजिए आप ही लोग हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पता पेपर किसका पास होगा। राइट, पढ़ते तो सभी हैं, मेहनत तो सभी करते हैं। तो इसी तरीके से होता है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है किसी चीज को, कोई बहुत धीरे सीखता है। तो जो धीमी गति से सीखने वाली लड़की हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा जो है कोचिंग दे सकते हैं उनको। ठीक है, ताकि वो भी आगे बढ़ सके।
नेक्स्ट, जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ठीक है, बालिका सहयोगी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सभी थी इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। अब हम बात करते हैं एमएस की। एमएस यानी कि महिला समाख्या की। महिला समाख्या क्या है भाई? 1986 का 1986 का एनपीई बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक लैंडमार्क है। यह पहचानता है कि केवल ढांचा बनाने से जेंडर असमानता को दूर नहीं किया जा सकेगा, महिलाओं की अशिक्षा को दूर करना होगा और प्राथमिक शिक्षा की रास्ते में उनकी पहुंच को रोकने वाले अवरोधों को दूर करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सिर्फ आपने ढांचे बना दिए हैं, स्कूल बिल्डिंग्स बना दी, तो क्या लेडीज और गर्ल्स जो है पढ़ लेंगी? नो, जो उनके रास्ते में अड़चने हैं उनको भी हटाना होगा। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष सहायता सुविधाओं के साथ कई प्रावधान बनाए हैं। क्रियान्वीकरण की योजना महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। अब हम बात करते हैं जेंडर समानता के लिए सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। इसको मूर्त रूप देने के लिए 1989 में 3 राज्यों, कहां पर? गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोग्राम के रूप में महिला समाख्या यानी कि एमएस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहां पर शुरुआत करी गई थी? 3 राज्यों में करी गई थी। 1989 में करी गई थी, गुजरात, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में। आज यह 9 राज्यों के 83 जिलों के 21707 गांवों में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे एसएसए और डीपीपी और एमएस स्वायत्त निकाय के रूप में एक गैर सरकारी संस्थान एनजीओ की तरह कार्य करती है, परंतु इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, कि कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, कितने राज्यों में शुरू हुआ था। ठीक है, इस वीडियो को चाहे आप 2-3 बार देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एमएस विश्वास करता है कि समानता प्राप्ति के लिए महिलाओं को शिक्षा सशक्त बनाती है। यह कार्यक्रम लचीला और लक्ष्य मुक्त है। इसने प्रोग्राम के क्रियान्वीकरण हेतु नवीन उपागम को अपनाया है। अब हम बात करते हैं एमएस की। एमएस एक वातावरण तैयार करने में विश्वास करता है जहां महिलाएं अपनी गति से सीखती हैं और अपनी प्राथमिकताओं, ज्ञान और सूचनाओं का निर्धारण करती हैं, जिससे कि वो ज्ञानपूर्वक चुनाव करने में सक्षम हो सके। तो आपको एमएस समझ में आ गया, यानी कि महिला समाख्या प्रोग्राम है क्या। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करी गई हैं आपको ये अच्छे तरीके से याद करनी है। बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है महिला समाख्या यानी कि एमएस का। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर। ठीक है, आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं स्थानीय निकाय, समुदाय, एसडीएमसी की भूमिका। स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, निगम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इनके सदस्य सभी माता पिता को उनके पुत्रियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा, कस्तूरबा गांधी के बारे में, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बारे में पढ़ा है, एमएस के बारे में पढ़ा है। तो जो ये जेंडर वाला जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इसके अंदर से इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फैक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन बेस है वो तो आपके क्वेश्चंस बनते ही रहेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे हैं। तो आपको जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट टाइम में वैसे भी अभी ये स्थानीय निकाय की यह जिम्मेदारी है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं हितों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। समुदाय के सक्रिय भागीदारी से किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाता है ये। अतः शैक्षणिक कार्यक्रमों और बैठकों में समुदाय की भागीदारी अत्यंत जरूरी है, जो कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनके परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि एसडीएमसी क्या है? एक फोरम है फ्रेंड्स, जहां पर माता पिता, प्रतिनिधि और विद्यालय स्टाफ आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं भाई? इससे ना केवल विद्यार्थियों की प्रगति, कार्य संपादन और विद्यालय क्रियाकलापों की निरीक्षण करने में सहायता मिलती है, परंतु स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु भी उचित योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये फोरम करता क्या है भाई? यह फोरम आवश्यक विद्यालय सुविधाओं जैसे लड़कियों के लिए शौचालयों,
पीने के पानी की व्यवस्था आदि की पहचान करके विभाग को क्रियान्वीकरण हेतु सिफारिश करता है। यह स्थानीय सहायता और सुविधाओं को संगठित करने में सहायता करता है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा कि स्थानीय निकाय, समुदाय, एसडीएमसी की भूमिका क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, गर्ल्स के लिए क्या क्या करती है भाई, ये भाई उनके लिए वॉशरूम्स हो गए, पानी की व्यवस्था करना हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देती है। तो इस वाली में हमने क्या क्या पढ़ लिया, सब चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।